के भाग 2 का पिलर आज डाल देते हैं, कल इसको संपूर्णता से पूरा करेंगे। आज पहला भाग पूरा किए हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, और कोशिका एवं उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। इसी क्रम में हम अब कोशिका की संरचना के विषय में, उसके अंग के विषय में बताने जा रहे हैं। पहले तो यह याद रखिए कि प्लांट में भी कोशिका की संरचना है और जंतु में भी है, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो उसके सेल वॉल को लेकर है। प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। कौन? सेल वॉल। इसलिए जंतु कोशिका का यदि आप देखेंगे, ऐसे लिख लो, कोशिका की दो संरचना है, कोशिका की दो संरचना। दो संरचना है। पहला पहला है प्लांट, दूसरा है एनिमल। ठीक है, पहला है प्लांट, दूसरा है एनिमल। प्लांट का कैसा होता है सेल, सेल स्ट्रक्चर? तो प्लांट का होता है, यही लिख दे, कहीं दे रहा है सबको? सा बनाएंगे ज्यादा बड़ा, डबल बना लो सेल वॉल, बीच में वैक्यूल बना लो। क्या क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल बीच में है, वैक्यूल, वैक्यूल। बाहरी जो परत है वो क्या है? सेल वॉल है। ये किस चीज की बनी है? बाई सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट। पढ़ते थे ना, कागज पढ़ाते थे। कागज क्या है? सेलुलोज है, कॉपी के ऊपर में लिख लो, कागज सेलुलोज, कागज सेलुलोज है, कागज सेलुलोज है। क्या है? कागज क्या है? सेलुलोज। कॉपी के ऊपर में ही लिख देंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज ही पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज ही पाया जाता है। सेलुलोज ही पाया जाता है, जो कागज कपास लकड़ी में भी है। कागज कपास लकड़ी में भी, लकड़ी में भी। चलिए, क्या जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। ठीक है कि नहीं? एटीपी क्या है? लाइन है, जगह है तो लिख देना। सेलुलोज ऑक्सीकृत होकर, सेलुलोज ऑक्सीकृत होकर एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जिसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, जिसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, जिसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्या तो क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी का। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कागज एक सॉरी कपास कपास वाइट गोल्ड है, तो काफी महत्वपूर्ण है। ब्लैक सॉइल में कपास की खेती होती है महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में, गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में। कॉटन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल्स कपास ही होता है, और इसके बनाने का श्रेय हम भारतीयों को ही जाता है। यूनानी इसे इंडोन कहते थे, ध्यान रखिए, इतिहास में भी पढ़ते हैं। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जितने भी पॉइंट में देखते हैं, पॉइंट नहीं है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। लिखे थे ना जी, तो लिखता है लेकिन समझता नहीं है। कहे थे ना, साइटोप्लाज्म किस में होगा? सेल में। तो सेल में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पदार्थ कैसा होगा? ऐसा ही ना होगा, जल टाइप का, नहीं लिक्विड टाइप का, तो ध्यान रखिएगा। ये तो हुआ प्लांट सेल, ये कैसा सेल है? और एनिमल सेल कैसा होगा? उसमें सेल वॉल नहीं होगा। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब कैसा रहेगा? बाहरी परत नहीं ना है, उससे यहां पे लिख देंगे नोट में, सेल वॉल अब्सेंट, सेल वॉल अब्सेंट, सेल वॉल एनिमल सेल में अब्सेंट रहता है। और इसी यही है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक में के अंदर जो पदार्थ है उसको क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं ना। अभी केंद्रक में जो पदार्थ होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सब मिलकर क्या बनाएगा? हो गया ना। इसको हम लोग हक्सले के अनुसार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का, इसको ध्यान रखना। ये दोनों का आकार है। अब इसी आकार में तीन तीन भागों में कोशिका की संरचना को हम लोग बांट देते हैं। एक भाग तो पहले तो ये लिखो कि सेल के तीन भाग होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, सेल तो पढ़ ही रहे हैं, सेल के तीन भाग। तीसरा भाग होता है न्यूक्लियस। तीसरा भाग क्या होता है? न्यूक्लियस। इसी क्रम में हम लोग जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? और साइटोप्लाज्म जो है उसके तहत आते हैं सेल ऑर्गेनेल, और वो सेल ऑर्गेनेल के तीन भाग होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, एकल झिल्ली, डबल झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन, और तीसरा दो मेम्ब्रेन। जो सिंगल मेम्ब्रेन हमारा है वो कौन सा है? जेल, गॉल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ये सिंगल है, एक एकल है। डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और एक ऐसा मेम्ब्रेन है डबल। नो मेम्ब्रेन है सेंट्रोसोम और राइबोसोम। ठीक है कि नहीं? अब इतनी बात जो हम बताएं उसको थोड़ा सा ऑर्नामेंटल थोड़ा कॉपी पे लिखेंगे ना, सिर्फ सुन लेने से समझ लेने से थोड़ी हो जाता है, उसको फिर कॉपी पे लिखोगे, फिर आपको घर पे जाके उसको एक बार पढ़िएगा। सेल, सेल के तीन भाग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना हुआ है। ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये सेल ऑर्गेनेल इसमें रहता है। सेल ऑर्गेनेल, इसके 3 भाग है। ये 3 भाग है ना? कौन कौन भाग? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन में क्या आता है बाबू? जेल, जेल में गोल्जी, एग्जाम्पल है इसका गोल्जी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। जेल, क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? जेल, जेल, जेल। ठीक है। गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम वाले शब्द याद रखो, शायद अपने आप याद हो जाए। पहले जितना भी शब्द है घर पे जाके लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, नाम सब है ना, पहली बार पढ़े होगे तो कोई इतिहास का नाम तो है नहीं कि कई चीज बहुत आसानी से अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां तुरंत याद हो जाए। लेकिन इसमें तो थोड़ा सा, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर सोचोगे कि, फिर पूछेंगे क्या था जी, तो नहीं, इतना लंबा नाम है कि भुला जाओगे। बंद करके कब पूछता है? कहता सर वो जो दाएं लिखे हैं वो क्या है सर? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है न्यूक्लियस है? कौन सर? साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, कोशिका के अंग, महाभोधु है। तो भाई बड़ा तेज है, बुर्बक निकला है। इतना बार कहे सेल ऑर्गेनेल, कोशिका के अंग, ये सब क्या है सब? अब लिखो डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। हुल्ले रे कम करो, व्यवहार में गंभीरता रखो। ठीक है, जब पूछे तब जवाब दो, ये नहीं कि हुल्ले रे कर रही हो सब। एग्जाम्पल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद तुम्हारा इसमें टेस्ट में नाम नहीं है, टेस्ट रहता है तुम्हारा तबीयत है, फिर अब समझ वो क्या है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। मास्टर को, माता पिता को कभी मत ठगो। उसके बाद आता है नो मेम्ब्रेन, के बाद नो मेम्ब्रेन। नो मेम्ब्रेन में क्या आता है? पढ़े थे ना, राइबोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। 4 दिन बीच में तुम लोग अनुमति दो तो ऑनलाइन ले लें तो हमें, यदि बीच में अनुमति दो तो। क्या? नहीं, हाँ, अपने हिसाब से घोषित कर देंगे कि आज ऑनलाइन होगी। ठीक है, ऐप चूंकि बन गया है, ऐप पे आप लोग का रोल नंबर पहले अटैच हो जाए। ठीक है, तो आसानी रहेगी थोड़ी, तो एक कोड बनाने का झंझट होता है। देखते हैं, आपको घोषित कर देंगे। खैर याद रखिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन, राइबोसोम और
क्लियर हो गया? हो गया? याद हुआ कि नहीं कुछ? तो आज हम लोग क्या देखेंगे? यहीं तक, ठीक है? कोर्स कंप्लीट करना उद्देश्य नहीं ना है तत्काल, क्या उद्देश्य है? कब माथा में घुसे भी, ठीक है? जिसको घुसा हुआ है ऑलरेडी तो वो अपना आगे बढ़ता जाए। नहीं, अब जब भी कोई फैक्ट खत्म होता है, कोई भी क्लास खत्म होती है, क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। लिखो बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट के प्रति आप बहुत खुश रहते हैं विवेक बाबू। बता, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्ट करने वाला फैक्ट। कौन करने वाला फैक्ट? चलिए लिखिएगा। सबसे पहला लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दूसरा, वायरस। वायरस प्रोटीन और डीएनए आरएनए से मिलकर बनता है। वायरस प्रोटीन कॉमा डीएनए आरएनए से मिलकर बनता है। डीएनए आरएनए उसका आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक। जी, जब वायरस बता रहे थे, हालांकि डीज में बताते हैं ये पेंडेमिक। तो पेंडेमिक बीमारी किसको कहते हैं? ऐसी बीमारी जो बहुत जल्द पूरे विश्व में फैल जाए, जैसे वायरस कोरोना, माने वायरस का से युक्त कोरोना, कोविड-19। तो लिखिएगा पेंडेमिक। दूसरा वर्ड से पेंडेमिक, जो कम समय में पूरे विश्व में फैल जाए। जो कम समय में पूरे विश्व में फैल जाए, तो पेंडेमिक कहते हैं। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में फैल जाए तो क्या कहते हैं? दूसरा है एंडेमिक। एंडेमिक, एंडेमिक, जैसे कालाजार, सॉरी एंडेमिक पहले लिख लो। उदाहरण, कालाजार, मलेरिया। ये क्या है? एंडेमिक। नाम से स्पष्ट। पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में। और ये क्या है? कुछ क्षेत्रों में। लिखेंगे ऐसी बीमारी की पहुंच कुछ क्षेत्रों तक होती है। ऐसी बीमारी जिसकी पहुंच कुछ क्षेत्रों तक होती है। कुछ क्षेत्रों तक होती है। जैसे कालाजार, मलेरिया। याद आइए, एपिडेमिक, ऐसी बीमारी जिसका विस्तार, ऐसी बीमारी जिसका विस्तार कम समय में अधिक क्षेत्रों में होता है। का विस्तार कम समय में अधिक क्षेत्रों में होता है। कम समय में अधिक क्षेत्रों में होता है। कम समय में अधिक क्षेत्रों में होता है। जैसे निपाह वायरस, केरल का निपाह वायरस। जैसे केरल का निपाह वायरस। निपाह वायरस। नेक्स्ट, क्रोमोजोम जीन का वाहक है। क्रोमोजोम जीन का वाहक है। क्रोमोजोम जीन का वाहक है। जीन क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक है। जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक है। जीन आनुवांशिक गुणों का वाहक है।
इसकी एक निश्चित संख्या होती है। सभी जंतु में इसकी एक निश्चित संख्या होती है। जंतु क्या, पेड़ पौधे में भी, जैसे मटर में 14, 7 जोड़ा, मटर में 7 जोड़ा, मनुष्य में 23 जोड़ा 46, मनुष्य में 23 जोड़ा 46, 23 जोड़ा 40, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिख लीजिएगा। क्रोमोसोम की खोज बाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम की खोज बाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर। जीन के गुणों का अध्ययन या आनुवंशिकता का जनक, जीन के गुणों का अध्ययन या आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक, आनुवंशिकता का जनक क्या होता है? आनुवंशिकता का जनक मिंडल को कहा जाता है। मिंडल को कहा जाता है जिसने 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 क्या किया, जिसने मटर, मटर का बोटेनिकल नेम याद है ना सबको, पीसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम। देखेंगे जिसने मटर, ब्रैकेट में लिखो पाइसम सेटिवम, बोटेनिकल नेम है पाइसम, पाइसम, पी आई, पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम बोटेनिकल नेम है। जैसे प्याज का एलियन सीपा, कभी कभी देखते होगे, कभी कुछ परीक्षा में बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम भी आता है। जैसे तुम्हारा जूलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियंस। राना टिग्रिना नहीं ना है? राना टिग्रिना किसका है? हमारा मेढक का है। पेंथेरा टिग्रिस हमारा बाघ का है। पेंथेरा टिग्रिस बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो सुन के रखिए। इसी जंतु वैज्ञानिक, तो ना सब चीज मटर लिख लिया ना, सुनो क्या, रिकॉर्डिंग होती है कि एक बार देख लो फिर लॉक हो जाता है वो, देख लिया है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का पानी लंबे समय तक शुद्ध रहता है। गंगा का पानी लंबे समय तक शुद्ध रहता है, लंबे समय तक शुद्ध रहता है। और यह जीवाणु संक्रमित वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणु संक्रमित वायरस है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणु संक्रमित वायरस। और माइक्रोफेज क्या है बाबू? माइक्रोफेज है कवक, कवक संक्रमित वायरस, फंजाई संक्रमित वायरस। कवक संक्रमित वायरस को क्या कहते हैं? लास्ट, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन, यह एक स्पेशल विशिष्ट प्रोटीन है, यह एक विशिष्ट प्रोटीन है, यह एक विशिष्ट प्रोटीन है जो वायरस के संक्रमण को रोकता है। लिखो ना, इंटरफेरोन, 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 यह एक विशिष्ट, यह एक विशिष्ट, यह एक विशिष्ट प्रोटीन है जो वायरस के संक्रमण से रोकता है, रोकता है, जो वायरस के संक्रमण से रोकता है।
जो वायरस के संक्रमण से रोकता है। याद रखें, याद रखें, याद रखें, चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। नेचुरल सिलेक्शन नामक उद्विकास का सिद्धांत दिया। नेचुरल सिलेक्शन नामक उद्विकास का सिद्धांत दिया। यद्यपि इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाने में लामार्क और डी वेरीज भी उल्लेखनीय है। लामार्क और डी वेरीज भी उल्लेखनीय है। डी वेरीज भी उल्लेखनीय है। डी वेरीज भी उल्लेखनीय है। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी दिया था। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अरे छूट गया तो दूसरा पॉइंट लिख। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब समझते हैं कि जो सबसे मजबूत है वो जिंदा रहेगा, कमजोर है बाहर का रास्ता दिखेगा। कंपटीशन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। लाखों लोग बैठते हैं, हजारों compete करते हैं। जो मजबूत है वो टिक जाता है, जो कमजोर है वो हट जाता है। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। जैव उद्विकास के सिद्धांत की कड़ी में लामार्क सबसे महत्वपूर्ण, और इसके विषय में आज तथ्यों के दृष्टि से बताए हैं, ध्यान रखेंगे। एक और लिख देंगे। अच्छा, ये जो वातावरण में परिवर्तन होता है और हम इसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, मानव या जंतु प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? म्यूटेशन नहीं कहते। म्यूटेशन तो हुआ चेंज इन फॉर्म, उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलेशन कहते हैं। तो लिखिएगा उद्दीपन। उद्दीपन होता है स्टिमुलेशन। वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने को प्रतिबद्ध। वातावरण के साथ रिएक्शन, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अभी एक चीज बताए थे, अनुकूलन। अनुकूलन क्या हुआ और किसमें सबसे अधिक होता है? मानव और पक्षी में। अनुकूलन क्या हुआ? परिवेश के साथ यदि आप अपने आप को उसके योग्य बना लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन। लिखेंगे, ये हुआ परिवेश के साथ प्रतिक्रिया। ये क्या हुआ? और ये भी सजीव का लक्षण है। ये भी किसका लक्षण है? और परिवेश के साथ परिवेश के अनुकूल अपने आप को तैयार कर लेना, योग्य बना लेना, उसको क्या कहेंगे? अनुकूलन। जो सबसे ज्यादा किसमें होता है? मानव और पक्षी में। बताए थे ना, स्लाइट एडेप्शन। तो लिखिएगा मानव के, ऐसे लिखो पहले, अनुकूलन शब्द लिख लो। अनुकूलन, एडेप्शन। परिवेश के साथ योग्य बनाने की क्षमता का विकास, योग्य बनाने की क्षमता का विकास करना, योग्य बनाने की क्षमता का विकास करना। क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे मनुष्य और पक्षी। मनुष्य और पक्षी सब में नहीं होता है, मेढक में नहीं होता है। ठीक है, इससे पढ़ते हो ना, हिबरनेशन पीरियड, एस्टिवेशन पीरियड,
शीत निष्क्रियता, ठंडा में क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। किसी में गर्मी निष्क्रियता होती है तो किसी में शीत निष्क्रियता होती है। शीत में दिखाई नहीं देगा, जैसे आपका सांप दिखाई नहीं देगा, ठीक है कि नहीं। मच्छर भी, हालांकि आजकल का मच्छर सब ठंडा में, पहले तो मच्छर सुनते थे कि 10 मंजिल पे नहीं जाता था, ऐसा ऐसा मच्छर सब है कि फ्लाइट में भी दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं। खैर उससे हमको लेना देना नहीं है, लेना देना जो था वो बता दें। अब आइए, इसमें एक दो तथ्य है तो तथ्य को देख लेंगे, लिखेंगे। ध्यान रखें, एक होता है आइसोग्राफ्ट, एक शब्द है आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट क्या होता है? आइसोग्राफ्ट होता है कि समान व्यक्ति के बीच यदि अंगों का प्रत्यारोपण होता है अनुवांशिक रूप से, समान के बीच, जैसे हम कुत्ता का अंग लगा लेंगे तो आइसोग्राफ्ट नहीं होगा, लेकिन इस गधे का उस गधे के अंग के साथ प्रत्यारोपण का, गधा गधा होगा, समान होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका उसका उसमें लगा देंगे, उसका इसमें लगा देंगे तो क्या होगा, इसी को आइसोग्राफ्ट कहते हैं। तो लिखेंगे अनुवांशिक रूप से तो हंस रहा है, अब वैसा ही जैसे गधा हंसता है, नहीं सुधर। क्या लिखे? अनुवांशिक रूप से, विवेक जी आपका ट्रेन नहीं ना छूट रहा है, इतना दिन पे आए हैं, थोड़ा सा बैठिए। कहाँ थे हम लोग? अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को, समान व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को, प्रत्यारोपण को, प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोजोम, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोजोम की आकृति, क्रोमोजोम की आकृति, क्रोमोजोम की आकृति बेटा फेज में दिखाई देती, बेटा फेज में दिखाई देती, बेटा फेज में दिखाई देती है, बेटा फेज में दिखाई देती है। अभी एक चीज बता रहे थे, देखो बातचीत में, लक्षण नहीं सुधरा, परिवेश बदल गया लेकिन लक्षण नहीं सुधरा। परिवेश के साथ जब जीन में सुधार आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूथेनिक्स। और यदि जेनेटिकल इंप्रूवमेंट होता है, एक जीन के बाद दूसरा जीन, आपके बाबा बहुत तेज थे, लंदन से पीएचडी की, आप अंतरिक्ष से पीएचडी कर, तो कहेंगे यूजेनिक्स। यूथेनिक्स क्या हुआ? यूथेनिक्स हुआ कि परिवेश जैसा आपको पर्यावरण मिलेगा। अब आप इस 2.5-2 घंटे की कक्षा में बैठे तो बायोलॉजी सीखे, चौराहा पे रहते हैं तो सुनते परगाही के जे पलटुआ छे, पलटुआ मुख्यमंत्री छोड़े छे, पलटुआ तो सब छे, सब तो पलटे छे, लेकिन बदनाम एकरा कैले छे, तो सब है, नहीं पलटा, कुछ तो मजबूरी हुई होगी तुमसे जुदा होने की। देखिए अभी हम ठीक से अपना कविता पूरा किए भी नहीं, हम नहीं, मारा ताली, राजा बाबू निशाने पे हैं आप, मूड में आ जाइए। क्या किया, सोचा सर नहीं देखे, चुप करके मार रहा था ताली।
आशा है समझ गए होंगे यूजेनिक्स और यूथेनिक्स, क्योंकि हम तो पढ़ाते समय इन सब चीजों को परिवेश से क्या करते हैं, इसलिए जो थोड़ा सा भी कॉन्शियस लड़का होता है तो वो सब सीख लेता है। तो लिखिएगा यूजेनिक, पहले लिखो यूथेनिक्स, यूथेनिक्स लिखो पहले, यूथेनिक्स, 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 यूथेनिक्स है परिवेश के साथ जब मानव जाति में विकास होता है, परिवेश के साथ जब मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास होता है, तो उसे यूथेनिक्स कर, उसे यूथेनिक्स कर, तो क्या कहते हैं, यूथेनिक्स कर, यूथेनिक्स कर। लास्ट, कोई मेरे में स्नैपचैट खोल दिया, इतना ना रिक्वेस्ट आता है, इतना ना फोटो आता है कि हम ऑफ आता है तो कर देना, तो जा परेशान हम सब, अपना अपना 5 को फोटो ये भी भेज देता है, अपना लल्लू टाइप का फोटो सब। स्नैपचैट को उड़ाइए दो जी। ऐसे नहीं उड़ेगा, डिलीट नहीं होगा ऐसे, है ना। रुक जा रहे हैं, अब लिखेंगे यू क्या हो गया था, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स लिखिए, यूजेनिक्स, 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 यूजेनिक्स लिखेंगे। मानव जाति में, मानव जाति में, मानव जाति में समय अंतराल परिवर्तन, समय अंतराल परिवर्तन, समय अंतराल परिवर्तन को यूजेनिक्स के रूप में देखते हैं। जेनेरेशन टू जेनेरेशन भी क्या होता है, मानव का विकास, उसके गुणों में सुधार होता है, नहीं हमारे बाबा हमारे में अंतर रहे, हमारे बाद हमारे जेनेरेशन में अंतर रहे। ठीक उसी तरह से परिवेश भी क्या होता है, कई बार अनइंस्टॉल नहीं करो, कभी कभी फोटो वोटो खींच लेते हैं। हमको भी शौक होता है ना कभी कभी, अब मान लिया बाहर गए तो क्या करेंगे 2 दिन, है तो भी एडवांस, इस सब मामले में आप लोग ज्यादा एडवांस है, स्कूल में आइए। हाँ तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात कि कई बार ऐसा होता है कि आइंस्टीन का बेटा हमारे टपोरी मोहल्ला में आ जाएगा, तो यही कहेगा बरगाही के, उठाइए दे वो तो रार के। शोध उद मैडम क्यूरी का परिवार का कोई सदस्य बेगूसराय पहुंच जाएगा मुंगेर, तो क्या होगा, 1 साल के बाद कहेगा बरगाही के, अपना अपने बाबा को ही कह देगा कोनो क्यूरी को कि बरगाही के तोड़ा के दिखाइयो कि नहीं, शुरू हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव है। कक्ष में आएगा तो भाषा भी सीखेगा, बोली भी थोड़ा सा सीखेगा, उठने बैठने चलने उलने का ज्ञान भी सीखेगा। ज्ञान तो अनंत है, हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हम तुमको समस्त ज्ञान दे देंगे, तो जब तक पढ़ो उतना कम है, ज्ञान अनंत है नहीं। तो ये क्या है, परिवेश के कारण सुधार होता है, ठीक है कि नहीं। और दूसरा है कि जेनेरेशन टू जेनेरेशन क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है, रिफॉर्म होता है। ये कहीं छोटा सा बच्चा जो अभी
8-9 साल का है तो ऑस्पिशियस जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ग्लोरियस, तो मैं खुद ग्रेजुएशन में सीखा तो ऑस्पिशियस क्या होता है, ग्लोरियस क्या होता है, और क्या धारा प्रवाह ऑस्पिशियस जैसे शब्द का प्रयोग करता है बच्चा, ठीक है कि नहीं। तो क्या है ये जनरेशन टू उससे पूछो यूपीएससी के विषय में बता देगा वो बच्चा, यूपीएससी क्या है, हमको क्या बनना है, इसको क्या बनना है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मैट्रिक के बाद समझे कि अच्छा ऐसी होती, इससे आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, ये सब मैट्रिक के बाद थोड़ा सा, जबकि हम लोग का एकदम लर्नेड फैमिली रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम जो समझे यूपीएससी बीपीएससी पहले अंतर नहीं बुझते, लेकिन जब समझे तो मैट्रिक के आसपास से, फिर आज का बच्चा जो जिसका परिवार जैसा है तो वो दूसरा तीसरा चौथा में ही क्लियर कर लेता है कि पहले इंजीनियर बनेंगे तब आईएएस बनेंगे, ठीक है कि नहीं। समझा क्यों, क्योंकि सुधार करना है ना, तो समझा ना कि सुधार कुछ समस्या है जिसको परिवर्तन करना है, आईएएस से काम करता है, ठीक है कि नहीं। और हमारी जो शिक्षा के संदर्भ दृष्टिकोण है, हम बच्चों को मैट्रिक इंटर तक कोई दबाव नहीं देते, अपने से सीख भी नहीं सिखाते हैं, कहते भी नहीं है, कहते भी हैं कि जिस क्लास में बाबू हो उस क्लास में ही रहो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क का जो आकार है आप उसको 7th का सिखा दीजिए तो अंत में जाके ब्रस्ट कर, यदि वो बहुत प्रतिभाशाली नहीं है तो, बहुत प्रतिभाशाली है तब तो कुछ कर नहीं, देखे नहीं आजकल एक तो यूट्यूब चलता है, सा बच्चा है वो इंडिया का सबसे यंगेस्ट 12 साल का प्रोफेसर, ठीक है, कैम्ब्रिज में पढ़ाने जाता, 12 साल। एक तथागत तुलसी भी था, आज से 20-25 साल पहले उसका नाम हम लोग सुने थे, क्या जी प्रणाम कर रहा है तो हमको कि तथागत तुलसी को प्रणाम किया ऐसे कर, चला गया था अध्यात्म में, क्या हमको प्रणाम किया है, चलो आज तो पेन गिर गया था, हाँ बुड़बक है, चलिए ठीक है। तो खैर यूजेनिक्स यूथेनिक्स में अंतर समझे ना, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की करेंट तो रोज हम देते ही हैं आपको, ठीक है कि नहीं।